देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 204 है जो पीछे रह गया था। इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है कि आप इसको ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते थे। फिर भी मैं समझा रहा हूँ, देखो ऑप्शन से ही समझ लो। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यार इतना डिस्टर्बेंस है क्या? इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये ध्यान रखो, इसमें तीन ट्राइंगल नहीं है, एक ही ट्राइंगल है। बी इन द रेशियो ऑफ 2 3 4, द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज। अब पता है क्वेश्चन को पढ़कर स्टूडेंट को कैसे लगता है? क्वेश्चन स्टूडेंट को ऐसे लगता है एक साइड 2 है, एक साइड 3, एक साइड 4। ऐसा नहीं है भाई साहब। अगर ऐसा होता तो तीन एल्टीट्यूड नहीं होते, एल्टीट्यूड एक ही होता। क्वेश्चन में तीन एल्टीट्यूड दिए हुए हैं ऑप्शंस में, इसका मतलब ये एक नहीं तीन ट्राइंगल की बात करना चाहता है। और क्वेश्चन बोलना चाहता है कि एक ट्राइंगल ये है जिसमें हर एक साइड 2 है, एक ट्राइंगल ये है जिसमें हर एक साइड 3 हो, और एक ट्राइंगल ये है जिसमें हर एक साइड 4 हो। तो बताओ कि हमारे जो एल्टीट्यूड है उसका रेशियो क्या होगा? और ट्राइंगल तीन नहीं है, ट्राइंगल एक ही है मेरे भैया। जब एक ही ट्राइंगल है तो एरिया जो होगा वो हर बार सेम ही होगा, अलग नहीं होगा। अगर आप अपनी साइड्स छोटी करोगे तो आपका एरिया बढ़ जाएगा, अगर साइड्स बड़ी करोगे तो एरिया कम हो जाएगा। मतलब दो रखें, तीन रखें, चार रखें, हर बार हमारा एरिया सेम ही होना चाहिए। तो बस मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन देखिए, इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, जो साइड है तुम्हारी, साइड का रेशियो क्या है? 2 3 4। और एल्टीट्यूड पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है आपको? फर्स्ट ऑप्शन दिया है अपने को 6 5 4। क्या इक्वल हो रहा है? 2 6 या 12, 3 5 या 15? नहीं, इक्वल तो नहीं हो रहा है। 4 4 या 16, ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन पुट करो, 4 5 6 फटाफट। 2 4 या 8, 3 5 या 15, नहीं, ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन पुट करो, 6 4 3, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ही ट्राइंगल है, तो अगर हम साइड्स एक बार कोई और साइड रखें, दूसरी बार हम कोई और साइड रखें, तो इससे ट्राइंगल का एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया वही रहेगा। आपको सिंपल है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस मतलब साइड आपको दी हुई है, हाइट मतलब ऑप्शन से आप एल्टीट्यूड उठा लो, मल्टीप्लाई कर कर देख लो, जिस ऑप्शन से मल्टीप्लाई करने पर हर बार आंसर सेम आ रहा है वही आपका आंसर है। इसमें आपको कोई पाइथागोरस थ्योरम या कोई एक्स वाई कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 235 जो कल बदनसीबी से रह गया था, पता नहीं कैसे रह गया। अब इसको ध्यान से समझो, क्या बोल रहे हैं? द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। पहले ट्रेपेजियम तुम्हें पता होना चाहिए। ट्रेपेजियम क्या होता है? दो साइड्स हमेशा पैरेलल रहती है, दो साइड्स हमेशा स्लैंट रहती है। स्लैंट साइड्स पैरेलल नहीं होंगी, बाकी साइड्स पैरेलल रहेंगी। इसको अपन ट्रेपेजियम बोलते हैं। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है भाई? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू होता है 1/2 into sum of parallel sides into height। हाइट का मतलब क्या होता है? हाइट का मतलब है जो पैरेलल साइड्स है इनका जो डिस्टेंस होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? हाइट। तो अगर आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा हो तो मैंने तो पूरा सॉल्व किया था, रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ तो मुझे ध्यान है, इसमें 4 दी हुई थी। देखो क्वेश्चन पढ़ो। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम equals to the distance between the midpoint of slant sides equals to 4। मतलब मिड पॉइंट का जो डिफरेंस है, मिड पॉइंट समझते हो? स्लेंट साइड कौन सी? ये जो डायगोनल टाइप की दिख रही है इनको स्लेंट साइड बोलते हैं। इनकी मिड पॉइंट का डिस्टेंस ये भी कितना है? 4। और ये जो ऊपर से नीचे हम निकाल रहे हैं हाइट, ये भी कितनी है? और तो मुझे तो फिलहाल हाइट चाहिए थी, हाइट तो मुझे मिल गई 4। 1/2 मेरे फॉर्मूले में दिया है, बस मुझे सम ऑफ पैरेलल साइड्स मिल जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको मैं ए बोलूं, इसको मैं बी बोलूं, इसको मैं सी बोलूं, इसको मैं डी बोलूं, तो याद रख लेना ए बी और सी डी का जब कभी भी आप एवरेज निकालोगे तो ये मिड पॉइंट के डिफरेंस के इक्वल ही निकलेगा, मतलब बीच वाली लाइन के इक्वल ही निकलेगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ए बी मतलब ऊपर वाली लाइन, सी डी मतलब नीचे वाली लाइन, जो पैरेलल साइड्स है इनका अगर एवरेज निकाले अपॉन 2 करें तो हमेशा मिड पॉइंट मतलब ये एक्स और ये वाई, ये जो मिड पॉइंट जितनी लंबी लाइन होगी उतनी वैल्यू निकलेगी। तो क्वेश्चन में दी हुई ना मिड पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 4। तो यहाँ से हटेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना निकल जाएगा? 8। ए बी और सी डी क्या थी? हमारी पैरेलल साइड्स। सम दिया हुआ है, ए बी और सी डी का सम कितना निकल गया? 8। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ 8 वैल्यूज पुट कर देंगे, क्या आ गया आपका 8 यहाँ पर। बस क्वेश्चन को सॉल्व करो यार, 2 4 जा 4 4 जा 16। ये इतना ही इजी था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं थी।
कुछ बातें होती है जो नई आ जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है एबीसीडी एक हमारे पास में रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल एक ड्रॉ करने में कुछ जा तो रहा नहीं घर से, ये रेक्टेंगल अपन ने ड्रॉ कर लिया, ये हो गया वही मेरा रेक्टेंगल। और एबीसीडी, कहीं भी आप एबीसीडी जहां आपकी श्रद्धा भक्ति लगे वहां एबीसीडी नाम दे दीजिए, ये मैंने नाम अलॉट कर दिए हैं। आगे बोल रहा है ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड डीसी, एडी ए और डी का मिड पॉइंट यहाँ लगेगा, तो नाम क्या अलॉट करना है हमें, ई। डीसी, डीसी का मिड पॉइंट यहाँ आएगा और इसको हमें नाम क्या अलॉट करना है, एफ। ऐसा क्वेश्चन ने बोल दिया। आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ ईडीएफ, ईडीएफ क्या है, अच्छा ईडीएफ एक ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ईडीएफ एक ट्राइंगल हो गया। ईडीएफ का रेशियो आपको बताना है ए ई एफ सी से, ए ई एफ सी, ए ई एफ सी, ए ई एफ, ये ट्रेपेजियम बन गया है, क्वाड्रिलेटरल बन गया। आपको रेशियो बताना है किसका, ई डी एफ जो ट्राइंगल है उसका रेशियो आपको बताना है ए ई एफ सी, जो कि एक ट्रेपेजियम टाइप का बन रहा है, उसके साथ आपको रेशियो तैयार करना है। ज्यादा कोई दिमाग मत लगाओ, आपको पता है कि ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है, तो लेंथ और विड्थ अलग अलग होगी। ये लेंथ को मैं x मान ले रहा हूँ, विड्थ को मैं y मान ले रहा हूँ। ध्यान से समझना मेरी बात, अगर लेंथ को मैं x मान ले रहा हूँ, विड्थ को मैं y मान ले रहा हूँ मेरे भैया, तो एक ये जो a से लेकर d तक की जो डिस्टेंस है वो y है, तो e तो मिड पॉइंट था ना, तो e से लेकर d तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, y अपॉन e। d से लेकर c तक का जो डिस्टेंस है वो x है, तो d से लेकर f तक मिड पॉइंट था, मतलब क्या होगा, x अपॉन 2। तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, ये इसका एरिया क्या निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है, x अपॉन 2, हाइट कितनी है, y अपॉन 2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x y अपॉन 8। एक काम हो गया है मेरा। अब मुझे ये नीचे वाला चाहिए, इसमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा और ये भी नहीं श्योर कि हो जाएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप क्या करो, एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, कौन सा वाला, ए डी सी, एक ट्राइंगल है हमारे पास में ए डी सी। अब एडीसी में से अगर हम ट्राइंगल माइनस कर दें कौन सा, ई डी एफ, तो मेरे भाई हमें रेक्टेंगल मिल जाएगा कौन सा वाला, ए ई एफ सी। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि देखो ये मिड ट्राइंगल दिया हुआ है, अगर इसमें से इसके एरिया में से मैं ये वाला एरिया हटा दूं तो ये वाला एरिया अपने आप पता चल जाएगा। इतनी सी तो कहानी है मेरे पास। एडीसी, एडीसी वाला जो ट्राइंगल है उसकी तरफ आप फोकस करो, ट्राइंगल एडीसी मैंने नाम दे दिए, तो आप अपना स्क्रीन पर देख सकते हैं एडीसी कौन सा ट्राइंगल। उसका एरिया निकाले तो 1/2, उसका बेस कितना है x, उसकी हाइट कितनी है y, तो क्या निकलेगा x y अपॉन 2। अगर ट्राइंगल एडीसी में से मैं ये छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा, ईडीएफ वाला माइनस कर दूं, तो एडीसी में से मैं ईडीएफ वाला अगर माइनस करूंगा तो मुझे AEFC वाला जो ट्रेपेजियम है वो पता चल जाएगा। अब ADC वाला कितना निकला है, XY अपॉन 2, और ADF हमने पहले ही निकाल कर रखा है XY अपॉन 8। तो जरा सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर कितना आएगा, 8 2 4 1 3XY अपॉन 8। तो जो तुम्हारा ट्रेपेजियम है उसका एरिया निकलेगा 3XY अपॉन 8, और जो तुम्हारा ट्राइंगल था छोटा वाला उसका एरिया निकला था, कितना निकला था, 13 XY अपॉन 8। आपको बस फॉर्मूले में पुट करना है, रेशियो बताना है XY अपॉन 8 को, रेशियो बताना है आपको 3XY अपॉन, सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं, 1:3 वैसे ही दिख रहा है। फाइनल आंसर निकलेगा 1:3। बस इसको तुम्हें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी यार। अगर इतने बड़े ट्राइंगल में ये एक ऐसा कुछ हिसाब किताब बना हुआ है, ये एक बिग ट्राइंगल, समझो बात, और यहाँ पर बीच में एक स्मॉल ट्राइंगल भी बना हुआ था। अगर बिग ट्राइंगल के एरिया में से मैं ये स्मॉल ट्राइंगल का एरिया हटा दूं तो ये जो बीच वाला है जहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, ये एरिया आपको इजीली पता चल जाएगा और आप कर पाएंगे। इतना मुश्किल नहीं था, कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन चालू हो गया, यहाँ से मेरे हिसाब से सर्किल की बातें आ गई हैं। सर्किल में मैं नोट तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, सब बता चुका हूँ मैं आपको, फॉर्मूला याद होना चाहिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, अच्छा एक नया वर्ड आ गया मैग्नीट्यूड, एल्टीट्यूड तो आपको पता है। मैग्नीट्यूड जहां भी वर्ड आ जाए, मैग्नीट्यूड का मतलब समझिए मेजरमेंट,
मैग्नीट्यूड का मतलब समझिए साइज, मैग्नीट्यूड का मतलब समझिए वैल्यू, मतलब एक तरीके से वो किसी चीज की वैल्यू बता रहा है, किसी चीज की साइज बता रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, द साइज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल, ऐसे पुट, मैग्नीट्यूड काटकर साइज पुट कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है एरिया ऑफ सर्किल इज 7 टाइम्स ऑफ सरकमफ्रेंस, एरिया ऑफ सर्किल क्या है, 7 टाइम ऑफ सरकमफ्रेंस, ऐसा बोल रहा है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई, जब पाई लगा देते हैं कट जाएगी मेरे हिसाब से, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7 2 पाई आर, 2 पाई आर, 7 टू जा कितना हो जाएगा 14 पाई आर, देखो समझो 7 टू जा 14 पाई आर, पाई आर से ये स्क्वायर तो कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा, आर इक्वल्स टू कितना बचेगा 14 बच जाएगा आपके पास में। आपको आर पता चल गया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आप सरकमफ्रेंस निकाल कर दीजिए, तो 2 इंटू पाई इंटू 14, 22 44 88, 88 निकल कर आएगी हमारी सरकमफ्रेंस। समझ लो बात को, मैं इस वाले डायरेक्ट इस स्टेप की बात कर रहा हूँ। पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पाई आर इंटू पाई आर, यही होता है भाई, और 7 टू जब 14 पाई आर, ऐसा हुआ पाई आर से एक पाई आर हट जाएगा अपने पास में, या पाई कॉमन ले लो तो पाई भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास में, आर ही बचेगा, आर इक्वल्स 14, कहानी खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर से पाई कॉमन ले लेना, उधर से पाई कॉमन ले लेना, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, एक आर बच जाएगा जो कि 14 के इक्वल होगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ मुश्किलें नहीं थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और आज पता नहीं भगवान करे आवाज ठीक से रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि मैंने माइक चेंज किया है। देखिए इस क्वेश्चन में ये भी अपना सर्कल का ही क्वेश्चन है, बोल रहा है टू स्मॉल सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 16, हमारे पास में दो पार्क है, एक ये पार्क है जिसका डी दिया हुआ है आपको 16, एक थोड़ा छोटा पार्क है इसका डी दिया है अपने को 12, ये दो पार्क है। हमने इन दोनों पार्क को रिप्लेस कर दिया है, इनकी जगह पर हमने एक बड़ा पार्क बना दिया है, ये बड़ा पार्क बनने। अच्छा क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि ये जो बड़ा पार्क है उसका एरिया इन दोनों पार्क के एरिया के बराबर ही होगा, मतलब ये ए है और ये बी है और ये सी है। इसका मतलब क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि ए और बी का जो एरिया है वो हमेशा सी के एरिया के बराबर होगा। आपको फाइंड करना है कि ये जो सी जो बाद वाला है इसकी रेडियस कितनी होगी, इतना क्वेश्चन अपने से बोलना चाह रहा है। ध्यान से समझ लो मेरी बात, आपको सबको पता है, समझदार बच्चे हो, डायमीटर का हाफ कर दो तो रेडियस निकल जाता है। मैं ए वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, ए वाले सर्कल का एरिया निकाल रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर, पाई तो पाई रख दो, आर कितना होगा इसका 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। मैं बी वाले सर्कल के एरिया की बात करूँ, इसमें भी पाई आर, पाई को पाई रख रहा हूँ। आपका डायामीटर 12 है तो आपका जो रेडियस होगा वो 6 होगा, 6 36, खत्म हो गई कहानी। अब या अगर इन दोनों को सम करेंगे तो 64 और 36, इसका मतलब क्या हुआ 100 पाई। ये 100 पाई क्या है, ये 100 पाई है एरिया ऑफ टू स्मॉल पार्क, तो छोटे छोटे पार्क है उनका एरिया इतना है, और ये जो एरिया ऑफ टू स्मॉल पार्क है ये इक्वल है किसके, एरिया ऑफ अ बिग पार्क, बड़े पार्क के एरिया के बराबर। तो बड़े पार्क मतलब सी, सी का एरिया मुझे पता नहीं, लेकिन हमें तो पता है ना पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू हम 100 पाई रख सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो आर इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा हमारे पास में 10। मतलब बड़ा वाला जो सर्कल हमारे पास में बनने वाला है, जो दोनों छोटे पार्क का प्लेस ले रहा है, उसका जो एरिया होगा वो, उसकी जो रेडियस होगी वो 10 के इक्वल होगी। इसमें ऐसा कुछ मुझे ये भी तो नहीं लगा कहीं अटक गई होगी गाड़ी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ गया, और इसमें बोल रहा है अपने से द सम ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल, दो सर्किल है, एक सर्किल ये है एक सर्किल ये है, दोनों का रेडियस ले लो, इसका रेडियस r1 है इसका रेडियस r2 हो जाएगा। तो बोल रहा है सर्किल रेडियस का सम मतलब r1 प्लस r2 इक्वल्स टू हमारे पास है 140, ये एक बात होगी। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस, सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर, पहले पाई r1 बोले अपन इसको, -2 पाई r2 बोले, दोनों के सर्कमफ्रेंसेस का डिफरेंस निकाला, वो कितना हो गया 88। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें हमें 2 पाई कॉमन दिख रहा है, 2 और पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा r1 माइनस r2 इक्वल्स टू 88। पाई को आप क्या लिख सकते हो 22/7, इस 2 पाई को मैं यहाँ लेकर जाऊं
तो 22/7 का क्या होगा 7/22 और 2 का क्या हो जाएगा 1/2। तो सॉल्व करना पड़ेगा यार अपने को। ये 4 टाइम कैंसिल होगा और ये 2 टाइम कैंसिल होगा, 7 2 जा 14। अरे ये तो वो लग जाएगा ना, एलिमिनेशन लगा दो। देखो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 140 हो गया, R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 14 हो गया। ये सीधे सीधे कैंसिल हो गया हमारे पास में। 2R1 इक्वल्स टू हो जाएगा 154, तो R1 इक्वल्स टू हो जाएगा 77। और R1 अगर मैं कहीं भी पुट कर दूं, कहीं भी यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, वहां पुट जहां भी पुट कर देंगे हम लोग, तो R2 हमारे पास कितना निकल कर आएगा 77। अगर इसमें से माइनस करें अपन तो 23 और 63 आ जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है द डायमीटर of the circumferences are, the diameters of the circumferences are 77 63। ये तो हमारा R1 और R2 निकल गए हैं। तो आपको डायमीटर पूछ रहा है तो इसको डबल कर दो, क्योंकि हमें पता है ना कि R का जस्ट डबल D होता है। तो इसका ऑप्शन देखो कितने समझदार लोग हैं, इन्होंने ए ऑप्शन भी दिया है, सी ऑप्शन भी दिया है, ताकि बच्चा आधा ही निकाल कर सॉल्व कर दे। तो हमसे डायमीटर पूछ रहा है तो 77 का डबल करोगे 154 हो जाएगा इसका डायमीटर, 63 का डबल करोगे तो 126 हो जाएगा इसका डायमीटर। जवाब ए नहीं होगा, इसका आंसर आएगा सी वाला ऑप्शन इसका निकलेगा। आर निकालो, आर को डबल कर दो, डी कैलकुलेट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही कर पाएंगे, इतना ही टाइम था मेरे पास। आई थिंक 2-3 डाउट्स अभी भी तुम्हारे बच गए होंगे। वो बचते नहीं, लेकिन कल के स्किप हो गए थे, कल के वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे। तो जो बच गए उनको मैं देखूंगा, तुम लोग आगे के क्वेश्चंस तो ट्राई करना चालू कर ही देना, पहले इनको देख लेना। चलिए बाय बाय।